हाय अस्सलामु अलैकुम, माय डॉक्टर नुज़हत। वेलकम टू कॉज ऑफ माय डिज़ीज़। तो वीवर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस और उसकी ओवरग्रोथ की वजह से जो सिम्टम्स हमारे अंदर होते हैं हमने उसको जाना। तो आज हम इसकी ग्रोथ की वजह और इसके मैनेजमेंट गाइडलाइंस को जानेंगे। अब हम जानेंगे उन फैक्टर्स को जो कि ज़िम्मेदार है हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ के लिए। तो उसमें सबसे पहले आती है प्रोटेक्शन, यानी जो हमारे जो स्टमक था, जो हमारे गट सिस्टम का जो एक प्रोटेक्शन, जो सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म था, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसमें सबसे पहले आती है एक क्लोरोहाइड्रिया, यानी हमारे पेट के अंदर जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका उसमें कमी आ जाए या फिर वो ख़त्म हो जाए। तो ये मेनली हमें देखने को मिलता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के केस में, या फिर क्रॉनिक एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो, या फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो। इसके अलावा जो आजकल हम इतनी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं एज ए एंटासिड, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है सीबो के लिए, क्योंकि एंटासिड यूज़ करने की वजह से गट के अंदर जो जितना एसिड होना चाहिए बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो होता नहीं है। तो फिर देन हमें सीबो हो जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है। या फिर उसके बाद से आती है के अलावा पैनक्रियाटिक इंसफिशेंसी भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जो हमारे पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन होता है वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। तो अगर आपकी पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो, जैसा कि कोई क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो, या फिर कोई स्टोन हो जाए, या फिर कोई ट्यूमर हो जाए पैनक्रियाज में, या फिर अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको पैनक्रियाटिक इंसफिशेंसी देखने को मिलेंगे। एंड देन ये अगेन क्रिएट करेगा सीबो को। सीबो की इम्यूनिटी वीक हो, या फिर जो आपकी जो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, तो फिर आपको क्यों इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आप बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते, आपकी बॉडी बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाती। तो फिर उसकी वजह से भी ये जो सारे बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। फिर उसके बाद से आती है गट की जो मेटालिटी, यानी जो गट की जो मूवमेंट होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि जब गट की मूवमेंट होती है तो उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, साथ साथ माइक्रोब्स का भी प्रोपल्शन होता है। तो अगर ये नहीं होता है तो एक जगह पे रुक जाता है, फिर रुकने की वजह से वहाँ पे जिसका बनना जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस बननी शुरू हो जाती है। देन उसके बाद से आती है मोटालिटी के बाद आ जाती है उसकी मतलब न्यूरोपैथी, यानी जो हमारी गट को जो नर्व सप्लाई कर रही है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद से कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसमें जो हमारी गट की जो मस्कुलर लेयर होती है वो हार्ड हो जाती है, वो देखने को मिलती है हमें स्क्लेरोसिस के केस में देखने को। देन उसके बाद से आ जाती है इन्फेक्शन जो होता है वो हमारी जो गट की एमएमसी होती है, यानी जो माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जिसकी वजह से फिर गट की जो मोटालिटी होती है वो नहीं वो सही से रेगुलेट नहीं होती। तो फिर हमें जो सीबो होती है वहाँ पे यानी जो बैक्टीरिया होता है उसका ओवरग्रोथ हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद आ जाती है लीवर एंड बिलियरी डिजीज़, यानी जो अगर आपको लीवर की कोई डिज़ीज़ हो, या फिर आपको बाइल की डिज़ीज़ हो, जैसे कि आपको लीवर सिरोसिस है, या फिर आपका जो बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से भी आपको जो सीबो है उसके सिम्टम्स होंगे, यानी या फिर आपको बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि जो बाइल एसिड्स होते हैं, जो उस बाइल एसिड क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करता है। तो अगर ये बाइल एसिड अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो फिर अगेन जो हमारी बैक्टीरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद से आती है एनाटोमिकल कोई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी जो इंटेस्टाइन की जो एक बनावट है उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, यानी अगर हम इसमें देखें कोई इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कोई रुकावट उसके अंदर आ जाती है। तो वो जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होता है तो फिर उसके सिम्टम्स होने लगते हैं। कोई डाइवर्टिकुलम, यानी इसका मतलब होता है कि इंटेस्टाइन की जो अंदर एक पाउच सा बन जाए, तो उसके अंदर फिर जो अगेन से जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। या फिर कोई फिस्टूला हो जाए तो फिर फिस्टूला की वजह से भी माइक्रोब्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। देन फिर आपको कभी कभी आफ्टर सर्जरी भी जो है ना इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। तो फिर अगेन मूवमेंट कम होने की वजह से फिर जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है।
अगर हम सीबो के मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली है कि जो आपके नोन कॉजेज़ है, यानी जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सीबो के लिए, जितना भी हमने आपको बताया है उसमें से कोई भी फैक्टर आपको लग रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। उसके बाद से हमारा फूड आ जाएगा, यानी हम ऐसे फूड या डाइट का इस्तेमाल करें जो कि लो फोडमैप हो, यानी जिसके अंदर जो फर्मेंटेबल जो ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर मोनो या फिर जो पॉल्यूल्स होते हैं वो कम हो। इसके साथ साथ आपको ऐसे खाने इस्तेमाल करने हैं जो कि हेल्प करे इंटेस्टाइन की मूवमेंट में। तो इसमें आपका पाइनएप्पल्स हो गए, पपाया हो गया या फिग हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके बाद से अगर हम डाइटरी की बात करें तो इसके अंदर आता है कि जो हमारी एलिमेंटल डाइट होती है वो इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो हम खाना खाएं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तक ना जा पाए, वो ड्यूडेनम में ही जाए और वहीं पे उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, जिससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं वो स्टार्व रहेंगे, देन अगेन वो किल हो जाएंगे। इसके बाद से आपको इस्तेमाल करनी है जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है उसको ठीक करना है। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन B12 इस्तेमाल की जाती है, आयरन की टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं, देन जो वाइटमिन्स होते हैं, जो हमारे जो फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपका विटामिन डी ले सकते हैं, आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं, विटामिन ए का ले सकते हैं, विटामिन ई का जो है वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो इसके अंदर इसकी जो गैस की जो डोमिनेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। अगर आपको टेस्ट से अगर पता चल रहा है कि ये जो सीबो का ये जो सिम्टम्स आपको हैं वो अगर हाइड्रोजन डोमिनेंट हैं तो इसमें जो है रिफैक्सिमिन यूज़ की जाती है। अगर ये मीथेन डोमिनेंट होते हैं, यानी जो इसके अंदर अगर एरिकिया का की वजह से अगर ये आपको हो रहा है तो इसमें रिफैक्सिमिन दी जाती है, साथ में नियोमायसिन भी दी जाती है। फिर अगर हम सीबो के हर्बल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये जो हर्ब्स होते हैं वो मल्टीपल मैकेनिज्म के थ्रू सीबो के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो इसमें जो आती है सबसे पहले बर्बरीन, यानी दारहल, इसको ज़रश्क भी बोला जाता है। इसके मल्टीपल एक्शंस होते हैं, लाइक एंटीसेप्टिक होती है, यानी जो बैक्टीरिया वहाँ पे है उसको किल करता है। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी अगर गट में कोई भी इन्फ्लामेशन है उसको वो रिड्यूस करेगा, उसको ठीक करेगा। तो जब गट की इन्फ्लामेशन अगर ठीक हो जाती है तो जो गट की मूवमेंट है वो सही रहेगी, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उसका प्रोपल्शन हो पाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अगेन इसके साथ साथ ये बाइल के सिक्रेशन को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारा बाइल है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सीबो के लिए, यानी उसके ग्रोथ के लिए। तो अगर ये बाइल अगर सही से सिक्रेट होगा तो वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। साथ साथ ये एंटी स्पाज्मोटिक भी होती है, यानी अगर आपको गैस भरने की वजह से कोई पेन होता है तो उसको भी वो कम करता है। इसके बाद से आती है ओरिगानो, यानी इसको मर्जन जोश भी कहा जाता है। इसके भी मल्टीपल एक्शंस होते हैं, लाइक ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, साथ साथ ये स्टोमैकिक होते हैं, यानी ये स्टोमक को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपका स्टोमक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो स्टोमक के अंदर जितने भी हमारे सिक्रेशन होते हैं वो प्रॉपर होंगे। तो अगर आपका एसिड सही से सिक्रेट होगा तो अगेन ये बैक्टीरिया को किल करेगा, जिसकी वजह से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ ये डीऑब्स्टुरेंट होते हैं, यानी जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अगर आपके बाइल के सिक्रेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो या आपके पैनक्रियाज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तो वहाँ पे इसको ये ठीक करता है। तो जिसकी वजह से आपका जो बाइल का सिक्रेशन है वो प्रॉपर होगा, तो देन अगेन जो सीबो के जो बैक्टीरिया है उसको अगेन वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होने देगा। इसके साथ साथ जो हमारी नर्व्स होती है वो उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप इसको तो अगर नर्व अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो अगेन जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है वो सही रहेगी। तो फिर अगेन जो बैक्टीरिया का प्रोपल्शन होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। एंड ये भी एंटीसेप्टिक होते हैं, यानी ये माइक्रोब्स को भी किल करते हैं। इसके बाद से आती है अफसेंटीन। अफसेंटीन भी अगेन ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, उसके साथ साथ डीऑब्स्टुरेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं। उसके बाद से आ जाती है गार्लिक। एंड अगेन गार्लिक जो होती है वो बहुत ही अच्छी एंटी माइक्रोबियल एजेंट होती है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को एज ए डिकॉक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद से इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
या जैसे कि ओरिगानो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको आप सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप बनाते हैं ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप गार्लिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इसके क्लोव को भी ले सकते हैं, साथ में इसका पेस्ट भी ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम SIBO को अपनी डाइट के थ्रू एंड साथ साथ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, या वो एंटीबायोटिक्स हो या फिर एंटी माइक्रोबियल जो हर्ब्स होते हैं, उसके थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।